हिंदी के समकालीन युवा लेखकों में डॉक्टर मुक्ति शर्मा एक स्थापित नाम हैं। वे मूलतः कश्मीर से हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी ताली गाली, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुधा मुबारक हो, तुम्हारे घर बेटी ने जन्म लिया है। बेटियां किस्मत वालों के घर में ही पैदा होती हैं। आपको भी मुबारक हो। मोहन ने बेटी को जब गोद में लिया तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। मेरी बेटी मेरे और परिवार का नाम रोशन करेगी। बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। पंडित जी, हमारी बेटी का नामकरण कीजिए। घर में सब बहुत खुश थे। मिठाई और पुलाव बन रहा था। सारे रिश्तेदार घर आए हुए थे। घर में खूब रौनक थी। इसके नाम का पहला अक्षर म है। अब आप बताएं क्या नाम रखना है। सुधा ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, सुनिए जी, मधु कैसा रहेगा? मधु तो बहुत बढ़िया नाम है। आज से इसका नाम मधु है। हाँ हाँ, मधु नाम अच्छा है। आज से इसका नाम मधु है। मधु धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसका दाखिला स्कूल में करवा दिया गया। परिवार के सब लोग बहुत खुश थे। मधु पढ़ने में बहुत होशियार थी। जब मधु हाई स्कूल में पहुंची तो उसके हाव भाव में परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसकी चाल बदल गई। स्कूल में बाकी लड़कियां और लड़के मधु से किनारा करने लगे। ये बात मधु को अंदर ही अंदर चुभने लगी। उसने ये बात अपनी माँ को बताई कि माँ, सब बच्चे उससे अलग थलग रहते हैं। कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं बैठना चाहता। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं मधु, ऐसा नहीं कहते। स्कूल तो तुम्हें जाना पड़ेगा। किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है माँ। वे मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम ना तो लड़का हो ना लड़की। लड़कों के साथ बैठती हूँ तो कहते हैं लड़कियों के साथ बैठो, और जब लड़कियों के साथ आकर बैठती हूँ तो कहते हैं लड़कों के साथ बैठ। आखिर मैं किसके साथ बैठूँ? माँ, अगर स्कूल में पढ़ना है तो इन सब बच्चों के साथ बैठना तो ज़रूरी है ना। मगर ये तो मेरे साथ बैठना ही पसंद नहीं करते, तो मैं स्कूल में क्या करूँ? कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूँगी और तुम्हारी टीचर के साथ बात करूँगी, सुधा ने मधु को समझाया। अगले दिन सुधा और मधु दोनों स्कूल गए। सीधे प्रिंसिपल के कमरे में पहुँचे। आइए सुधा जी, कैसे आना हुआ? मैम, बच्चे मधु को स्कूल में बहुत तंग करते हैं। इसे अपने पास बैठने तक नहीं देते। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप परेशान मत होइए और निश्चिंत होकर घर जाइए। मैं क्लास के बच्चों से बात करूंगी। सुधा जी तो घर वापस चली गईं, मगर प्रिंसिपल सोच में डूब गई। वो स्वयं नोट कर रही थीं कि मधु और बच्चों से कुछ अलग दिखाई देती थी, मगर मामला यहाँ तक बढ़ जाएगा उन्होंने नहीं सोचा था। वे समय निकाल कर क्लास में गईं। बच्चों, आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम सब स्कूल में भाई बहन हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। इसीलिए हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं कि सब बच्चे स्कूल में एक समान ही दिखें। बच्चे एक स्वर में बोले, यस मैम। मधु बिना कुछ बोले कभी प्रिंसिपल मैम को देखती तो कभी क्लास के बच्चों को। डरो नहीं मधु, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या क्लास में? जी मैम, क्लास में मुझसे कोई बात नहीं करता, अपने पास बैठने नहीं देता, मधु ने झिझकते हुए कहा। क्यों बच्चों, आपको मधु से क्या दिक्कत है? आप उससे बात क्यों नहीं करते? मैम, बहुत दिनों से हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं। मधु हम जैसी नहीं है, ये कुछ अलग है। दरअसल ये तो एक किन्नर है। एक बच्ची ने स्पष्ट बोलते हुए पूरी क्लास की बात कह दी। प्रिंसिपल मैम इस अचानक कही गई बात से हतप्रभ रह गई। ऐसा नहीं कहते बेटा, किन्नर भी तो हम जैसे इंसान ही होते हैं। हम सबको ईश्वर ने ही बनाया है। जब हम ईश्वर द्वारा बनाई गई हर चीज़ का आदर सत्कार करते हैं तो हमें मधु के लिए भी स्नेह बनाए रखना चाहिए। मधु उस दिन तो आराम से क्लास में बैठ गई, मगर अंदर ही अंदर से वो अपने आप से संघर्ष कर रही थी। आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? मेरा कसूर क्या है? मैंने कौन से पाप किए हैं? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। ये बात पूरे गांव में फैल गई कि मधु किन्नर है। किन्नरों की पूरी टोली मधु के घर पहुंच गई। ये बच्चा हमारा है, हमें दे दो, आपका इस पर कोई अधिकार नहीं।
सुधा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, क्यों अधिकार नहीं है? मेरी बच्ची है, मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है। आप होते कौन है मेरी बच्ची को ले जाने वाले? मैं अभी पुलिस को फ़ोन लगाती हूँ। देखिए बहन जी, आप पुलिस बुलाएं या मिलिट्री, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बच्चा हमारा है और हम इसे अपने साथ लेकर ही जाएंगे। मधु की 2 बड़ी बहनें थीं। उन्होंने मधु का हाथ थाम लिया। हम अपनी बहन को नहीं जाने देंगे, ये हमारी बहन है, ये हमारे साथ ही रहेगी। देखो बिटिया, ऐसे नहीं बोलते, उस किन्नर ने ताली बजाते हुए कहा। ये अब हमारी बेटी है, हमारे पास ही रहेगी। चारों ओर हवा में जैसे उस किन्नर की ताली की गूंज सुनाई दे रही थी। मधु सोच रही थी, क्या अब उसे भी ताली बजानी पड़ेगी? उसका घर परिवार छूट जाएगा। ठीक है, मैं वहीं आश्रम में ही रहूँगी, क्योंकि वहाँ मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे, मेरी भावनाओं की कदर करेंगे, मुझे समझेंगे, मुझसे प्यार करेंगे। यहाँ तो सब मुझसे नफ़रत करते हैं, मेरी कोई कदर नहीं करता। उस रात मधु ने अपने कानों से सुना था, जब पिताजी माँ को कह रहे थे, तुमने 3-3 लड़कियाँ पैदा की। ओहो, लड़कियाँ तो 2 ही हैं, एक तो किन्नर है। ना तो हमारा वंश चलेगा और समाज में बदनामी भी होगी कि घर में किन्नर पैदा हुई है। पिताजी की ये बातें मधु के कानों में चुभ रही थीं। इससे बेहतर तो वो ताली है जो मेरे लिए गाली बन चुकी थी। चलो पीछे हटो, छोड़ो इसका हाथ, हमें जाने दो। सुधा का रो रो के बुरा हाल था। मेहरबानी करके मेरी बेटी पर तरस खाओ, इसको छोड़ दो, मैं अपनी बेटी के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। देखिए बहन, अब ये आपकी बेटी नहीं, ये हमारी अमानत है। हम इसके भविष्य की चिंता करेंगे और हम इसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। आपको इसकी कोई परेशानी नहीं उठानी होगी, आप निश्चिंत हो जाइए। और मधु मूक प्राणी की तरह उनके साथ चल पड़ी। वहाँ उसकी मुलाकात रिमझिम से हुई। रिमझिम ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि मैं और मेरा भाई थे, मेरे पड़ोसी मुझे बहुत ताने कसते थे, जिसके कारण मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। मैंने ब्लेड से एकदम अपनी नाड़ी काट ली थी, परंतु मैं बच गई। मौत ने भी मेरा साथ नहीं दिया। रिमझिम, तुम्हें पता है मेरे साथ भी स्कूल वाले और घर वाले बहुत बुरा व्यवहार करते थे, पर कोई बात नहीं, अब हम यहाँ मज़े करेंगे और आराम से रहेंगे। रिमझिम और मधु में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे को अपनी छोटी छोटी बातें बताने लगे। रिमझिम और मधु के पढ़ने की व्यवस्था आश्रम में की गई और उन्हें संगीत सिखाया जाता, नृत्य कला भी सिखाई जाती। जैन साहब के घर लड़का पैदा हुआ है। किन्नर गुरु ने यह बात रिमझिम और मधु को बताई। आप दोनों जाएंगी नेग लेने के लिए। जैन साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। आज हम 21,000 से कम नहीं लेकर जाएंगे। आपके पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। जैन साहब, आपके पास और तो सब कुछ था, सिर्फ बेटा ही नहीं था, अब वो भी हो गया। अब आप दिल खोल कर पैसा दीजिए। पैसे पेड़ पर लगे होते हैं, दिल खोल कर दें, जितना तुम्हारा हक बनता है उतना दे देंगे। हमने कौन सा आपसे आपका बंगला मांग लिया है, 21,000 ही तो मांगा है। 21,000 बहुत बड़ी रकम होती है। ये लीजिए 10,000 और बच्चे को आशीर्वाद देकर यहाँ से जाएं। देखिए जैन साहब, अगर आपने ज़्यादा मोल भाव करने की कोशिश की तो हम अभी यहाँ पर कपड़े उतार देंगे। छी छी, आप लोग कैसी बात कर रहे हो? आप लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? जुबान संभाल कर बात करें और ये लीजिए 10,000 और यहाँ से चलते बनिए। हम अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे, मधु ने कहा। मधु और रिमझिम जोर जोर से ताली बजाने लगी। दफ़ा हो जाओ हमारे घर से, आपको कोई शर्म नहीं है। आप लोगों ने इस चीज़ को भी बिजनेस बना लिया है। हमारे पास नौकरी का कौन सा साधन है? हमारे पास तो एकमात्र साधन यही है कि जब किसी के घर में कोई खुशी की बात होती है तो हम जाते हैं। हमने कौन सी बड़ी रकम मांग ली? यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। तभी मधु ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। नास पीटे, तेरा सर्वनाश हो जाए, तुझे कीड़े पड़े, तू हमारा हक खा रहा है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ताली वाली मत बजाओ यहाँ पर। जैन साहब ने उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन एहसास हुआ कि ताली कितनी बड़ी गाली है हमारे लिए। जैन साहब ने 10,000 हमारे मुंह पर दे मारा और हम उन पैसों को लेकर आश्रम लौट आए। रिमझिम कहे जा रही थी, आखिर हमारी ज़िंदगी में कौन सा सुख है, न परिवार का न समाज का।
मधु, अगर तूने उस वक्त सलवार ना उतारी होती तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये लोग साले होते ही हरामी हैं। जब तक इनको अपना नंगापन ना दिखाओ तो ये लोग सुधरते नहीं हैं। मधु गुस्से में उबल रही थी। हमें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग हमसे प्यार करते हैं। नहीं, लोग हमसे प्यार नहीं करते। ताली भी हमारे लिए गाली से कम नहीं है। इसी ताली के कारण हमें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। चुप हो जाओ मेरी बच्चियों, रोने की ज़रूरत नहीं है। हमें समाज को दिखाना है। हमें खूब मेहनत और परिश्रम कर आगे बढ़ना होगा ताकि समाज हमारे कदमों में झुके, हमें किसी से कम ना समझे। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी की लिखी हुई कहानी ताली गाली। समाज से कटे हुए अपमानित जीवन जीने को मजबूर किन्नरों की कहानी। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।